हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि किस तरीके से सीड्स को हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ये भी समझाया था कि किस तरीके से टिलिंग होती है, यानी कि किस तरीके से, और होए के बारे में भी बताया था मैंने आपको, किस तरीके से फंक्शंस होते हैं हमारे फार्मिंग के, ये सारी एक्टिविटीज़ भी बताई थी। तो आई होप आप लोग को अच्छे से याद होगा ये सब, और आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैंने वीडियो कौन सी डाली है। अब अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अब हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये आपको कर लेना है होमवर्क में। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखिए, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर सबने पढ़ा था कि मैन मेड होता है और केमिकल यूज होते हैं उसमें, तो ऑब्वियसली केमिकल इंसान ही बनाता है। और मिन्योर क्या होता है, मिन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। यानी कि प्लांट्स के क्या सड़ गल जाने से या फिर सूख जाने से वो जमीन पर ही रह जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, या फिर कैटल्स जो गाय भैंस होती है उनके गोबर से ये सब मेन्योर बन जाते हैं। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हैं एंड मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, ये खेतों में प्रिपेयर होते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, और ये ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिकम्पोज किसकी हेल्प से होते हैं, डिकम्पोज कीड़े मकोड़े उसको खा लेते हैं। ठीक। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट के लिए, लाइक नाइट्रोजन और कौन कौन से, ये दोनों क्या हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये थोड़े कम होते हैं न्यूट्रिएंट्स में इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से बात। तो आपको ये याद भी करना है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको याद भी रखनी है बातें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ये भी आपको होमवर्क में कर लेना है अच्छे से। जिस तरीके से पॉइंट्स लिखे हैं, ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं। क्या क्या है हमारे ये एडवांटेज मैन्योर के, ये जान लेते हैं। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब यानी कि पानी को रोक कर रखता है मिट्टी में। इसकी ये एडवांटेज है, किस चीज़ का एडवांटेज, मैन्योर का एडवांटेज है कि जमीन में ये पानी को रोक कर रखता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। यानी कि सॉइल पोरस मेक्स करता है, यानी कि उनमें छोटे छोटे छेद क्या करता है उसमें सॉइल में बनाता है, जिससे कि क्या हो, ऑक्सीजन या गैसेस जो हैं वो सॉइल को मिलती रहे। तभी तो हेल्दी होगी सॉइल भी, हमारी खेती भी अच्छी होगी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। बहुत से छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े या फिर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो उसमें पैदा हो जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि मैन्योर को और फर्टाइल बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, आपको सॉइल को हेल्दी कर देते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये इम्प्रूव कर देते हैं टेक्सचर ऑफ सॉइल, यानी कि बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाने में मदद करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। नेक्स्ट पढ़ते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में जाना जाए तो मैं आपको इसके थ्रू अच्छे से समझा दूंगा कि होता क्या है इरिगेशन। तो देखिए, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जो भी जीवित इंसान है, जो भी जीवित हैं प्राणी,
उनको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पानी बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड रूट्स, वाटर क्या होता है हमें ये, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय, वाटर एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स रूट, प्लांट को भी पानी की जरूरत है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स, वाटर के साथ साथ ये क्या क्या लेते हैं? मिनरल्स लेते हैं, फर्टिलाइजर्स लेते हैं, ये सारी चीजें ले लेते हैं। कौन? प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पर। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, 90% प्लांट में क्या रहता है? पानी रहता है। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। देखिए जर्मिनेशन में बता दूं, उगना, यानी कि अगर आप बीज लगाते हैं तो वो उगेगा किस में? जब आप उसमें पानी डालेंगे तभी तो जर्मिनेट होगा। तो वो क्या सूखे में हो जाएगा क्या? देखा है आपने सूखे में हो जाता है? नहीं। तो क्या होगा, जब तक वो पानी उसमें नहीं पड़ेगा तब तक वो उगेगा भी नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो जब उनसे पानी डालते हैं वो क्या होता है? प्लांट्स के हर पार्ट तक जाता है, यानी उसके स्टेम तक जाता है, उसके फ्रूट्स तक जाता है, लीव्स तक जाता है, ये सब। तो वाटर ऑल्सो क्या है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, यानी कि पानी क्या करता है? जैसे देखा होगा आपने, लू चलती है, लू चले तो कितनी गर्म होती है, ठीक। तो इसी तरीके से प्लांट में जितना पानी रहता है वो गर्म हवाओं से उन्हें क्या करता है? बचाता है। पानी रहता है तो थोड़ा उनका, उनकी जो बॉडी है प्लांट की, वो क्या रहती है? ठंडी रहती है पानी की वजह से। तो वो इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप, क्रॉप को देखा होगा अभी कभी आपने कि जो अनाज वगैरह उगते हैं कच्चे रहते हैं और धूप होती है खूब, तो वो सीधे ही खड़े रहते हैं। लेकिन जब सूख जाते हैं, जो कुछ ज़्यादा धूप पड़ने लगती है, हम पानी देना, उसमें फल आ जाता है, जब हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो कभी कभार उसमें आग भी लग जाती है। लेकिन अगर पानी डालते रहें तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो टू मेंटेन द मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी कि जमीन को मॉइस्चर रखने के लिए, थोड़ा गीला रखने के लिए, सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, और सॉइल क्या करे? हेल्दी क्रॉप उगाए। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, तो उन खेतों को क्या दिया जाता है? रेगुलरली पानी दे दिया जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो सप्लाई ऑफ वाटर जो है अनाजों में, जब हम पानी देते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स यानी टाइम टाइम पर, तो उसे कहते हैं इरिगेशन। तो आपको यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि इरिगेशन का मतलब क्या होता है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। सिंचाई करना मतलब अनाजों को खेतों में क्या करना है? टाइम टाइम पर पानी देना है। देखा होगा आपने कभी पंप होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पानी चला दिया जाता है पौधों में, अनाजों में चला जाता है पानी, तो उससे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इरिगेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है, क्या? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दो काम मिल गए हैं आपको, एडवांटेज ऑफ मेन्योर एंड इरिगेशन की डेफिनेशन। तो देखिए, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल इज सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो ये इरिगेशन जो है वो चेंज होते रहते हैं, यानी क्रॉप टू क्रॉप और सीजन टू सीजन। यानी कि एक बात बताइए, बरसात के मौसम में भी अनाज होते हैं, होता है ना, खेती होती है, धान की खेती होती है, तो उनको पानी की जरूरत होती है। तो अनाज क्या होते हैं वो, कि उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं होगी, पानी ऑलरेडी खेतों में भरा होता है। तो ये भी जानना जरूरी है, ठीक। और इन समर में हमें पानी देना होता है, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर रहती है, तो ये भी ध्यान रखनी है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? कोड इट ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ evaporation ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, यस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है पानी की, सिंपल सी बात है बस। देखिए ये क्या है, कैरेक्टर क्या कहता है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो देखिए, मैं, ये बोल रहा है करेक्टर कि इस साल मैं अपने प्लांट को पानी देने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हूँ, यानी कि मैं उनको टाइम टाइम पर पानी दूंगा। क्यों भाई, क्यों दोगे? क्योंकि लास्ट समर में क्या हुआ था, लास्ट गर्मियों में क्या हुआ था, मेरे प्लांट्स जो थे वो सूख गए थे और क्या हो गए थे? डाइड हो गए थे, मर गए थे, यानी खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, ठीक।
तो कहने का मतलब ये है, इसने क्या कह दिया, उसने पूरे का इतना इरिगेशन से लेकर टोटल यहाँ तक के लिए उनने ये कहा है कि वाटरिंग टू प्लांट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि पौधों को, अनाजों को पानी देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फ्रूट चाहिए तो, ऑब्वियसली फ्रूट नहीं चाहिए तो आपको जरूरत ही नहीं है, ना खेती करोगे आप, ना पानी दोगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टाइम पर पानी देना रहता है। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, एक बात बताइए, आप सिंचाई पानी किस किस से देंगे, आप खुद ही बताइए। ट्यूबवेल हो गया, ये सोर्स हो गया। कुएं हो गया, कुओं से पानी निकाल के हमने क्या किया, दे दिया। तालाब हो गया, तालाब में से पानी काट दिया, है ना। लेक्स हो गए, रिवर हो गए, कैनल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सोर्सेज है ना। तो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में पॉइंट डालकर लिख लेना है, द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक। ये सब जनरल से क्वेश्चन है। अगर ये ना पढ़ें और हमसे पूछ दिया जाए कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, तो अपना दिमाग लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अच्छा, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या होगा, यानी कि इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए हमें कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। ओके, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर दिखला रखा है इन्होंने, मोटर से क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कुएं से निकाल के इस तरीके से पानी इन्होंने छोड़ दिया यहाँ से। अब ये पानी यहाँ से गिरते 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 अनाजों तक पहुंच जाएगा। ओके, देखिए बहुत सारे वेज दे रखे हैं। तो ये इसे बोलते हैं, इसको मोट बोलते हैं, MOAT। तो ये बात भी ध्यान रखिए आप, क्योंकि अगर पिक्चर आ गई तो आपको ये नाम लिखना होगा। ठीक, इसी तरीके से नीचे भी देखिए, चेन पंप। देखिए यहाँ पे चेन पंप है, इस तरीके से पंप लगा दिया, ये पानी क्या कर रहा है, उठा के फिर नीचे ऐसे तरीके गिरा दिया, घूमता है ये पंप। ये तो इसी तरीके से ये यहाँ पर भी, इसको क्या बोलते हैं, ढेकली। ढेकली से देखिए इस तरीके से किस तरीके से पानी दिया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ये देखिए बैल, बैल कैसे वहाँ ये घूम रही है, और वो फिर पानी वहाँ पर बाल्टी से उठा कर खेतों में चला जाता है अपने आप। तो ये, इसको क्या बोलते हैं, राहत। ये ध्यान रखनी है बातें। और ये है क्या, कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं, ये पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है ये। तो कौन कौन से है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। कैटल यानी कि जानवरों का यूज किया जाता है, और ह्यूमन लेबर मेहनत भी लगती है इंसान की। सो दीज मेथड्स आर चीपर, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, इसलिए खुद काम करोगे तो सस्ता ही होगा ना, आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट लेस इफिशियंट होते हैं, यानी कि कहीं कहीं मान लीजिए पानी छूट जाता है, हम भूल जाते हैं, इंसान है तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो वेरियस ट्रेडिशनल वेज क्या क्या है हमारे पास, मोट यानी कि पुली सिस्टम, चेन पंप। तो ये भी आपको लिख लेना है, द वेरियस सिस्टम, द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, क्या कैसे लिखोगे आप लोग, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये हेडिंग लिख लेनी है। फिर डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट्स लिख लेने, मोट, चेन पंप, ठीक है, इस तरीके से, राहत, और क्या क्या था, ढेकली, इस तरीके से। ये 4 पॉइंट्स हो गए, ये लिख लेने। नेक्स्ट, पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप यूज किया जाता है पानी को उठाने के लिए। देखिए पंप किस तरीके से, जैसे अब हमने अपने घर के बाहर क्या लगा रखा है, समरसेबल लगा रखा है, जमीन के अंदर पानी है। तो देखिए वो नीचे भी मशीन लगी हुई है, कि वो मशीन क्या करता है, पानी को उठाता है फिर हमें बाहर देता है ना। तो वो वैसे भी वो क्या करता है, ये भी लिफ्ट कर लेता है पानी को। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। तो ये पंप तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो ये क्या है, ये यूज किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। नेक्स्ट, अभी तो हमने ट्रेडिशनल वेज पढ़ लिए कि पुराने टाइम पर से अभी तक मतलब कैसे खेतों गाँवों में किस तरीके से दिया जाता है। मॉडर्न टेक्निक्स देख लेते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स क्या है, अब मॉडर्न जमाने के है ना, तो मॉडर्न टेक्निक्स देख लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड्स क्या हैं इरिगेशन के, द मेन मेथड्स आर यूज्ड आर एज फॉलोज। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब, स्प्रिंकलर सिस्टम देखिए यहाँ पर क्या किया गया, मोटर लग गई है, ये पाइप गया है यहाँ पर, फिर ये जगह जगह पर पाइप गया है। देखिए अब ये यहाँ से पानी निकल रहा है, छिड़काव हो रहा है। जैसे पार्क वगैरह में आप गए होगे, वहां देखा होगा आपने से किस तरीके से पानी निकलता रहता है, तो वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में
ये भी आपको जान लेनी है बातें कि किस तरीके से अगर पूछा जाए स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में तो आप क्या लिखोगे? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल होता है यानी कि घूमने वाला, जो कि नोजल घूमता रहता है और चारों तरफ पानी फेंकते रहता है. ठीक, तो यही बताया गया है इसमें. तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ. नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम मतलब पिक्चर भी देख लेते हैं हम. पिक्चर आपने उसकी देख ली, अब इसकी भी पिक्चर देख लीजिए ड्रिप सिस्टम की. ये हमारा ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम कैसे, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये पाइप लगाया है, मोटर है, यहाँ पाइप लग गया और इन्होंने यहाँ पर ये पाइप अंदर लगा दिया अंदर की तरफ. तो अंदर से होते होते ये सब में देखिए यहाँ पे कट भी मार रखा है, ये कट मार रखा है, फिर ये छोटा सा कट मार रखा है, दिख रहा है, ये छोटे छोटे कट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे कट और ये छोटे छोटे कट दिख रहे हैं. तो यहाँ से पानी, ये पानी सब में जाकर सबके पास पहुंच जाता है, तो इसे बोलते हैं ड्रिप सिस्टम. ओके, तो ड्रिप सिस्टम में क्या है अब पढ़ लेते हैं. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, अपनी उसकी जड़ों तक चला जाता है. सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. तो ये आपको लिख लेना है ड्रिप सिस्टम के बारे में. सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ओके, इट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डनिंग एंड गार्डन्स एंड ट्रीज. ओके, इसमें क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. चलिए आगे बढ़े हम. आगे बढ़ते हैं हम. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब, अब पूछोगे आप वीड्स क्या होता है, तो चलिए वीड्स जान लेते हैं क्या होता है. पढ़ना जरूरी है. वीड्स में आपको एक लाइन में ही बता दूं तो आप बोलोगे कि अच्छा ये होता है, हमें आ गया, फिर आप छोड़ दोगे. तो ढंग से हम पढ़ के समझेंगे इस बात को. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब, बूजू एंड पहेली वेंट अ नियर बाय वीट फील्ड. बूजू और पहेली जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अपने गेहूं के खेत के पास जाते हैं. एंड सॉ और देखते हैं क्या, कि डेट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड. कुछ और भी प्लांट्स हैं यहाँ पर, ग्रोइंग अलोंग विद वीट प्लांट, जो कि गेहूं के साथ साथ उग रहे हैं. आप खेत में गए होगे तो वहां पर गेहूं की खेती हो रही है, तो छोटे मोटे घास घूस इधर उधर घास फूस उग जाते हैं, कुछ जंगली से जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं. ठीक है, तो हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली. क्या ये जो प्लांट है हम पर्पस के लिए उगाते हैं? चलो आपने गेहूं उगाया तो अपने पर्पस के लिए उगाना, हमने गेहूं उगाया, ठीक है गेहूं उगा लिया, बट क्या वो जो अलग वाले प्लांट है क्या वो आपने उगाया? नहीं, वो तो खुद ही उग गए हैं. तो अब उनका क्या करें? इन अ फील्ड मैनी अदर अंडर अनडिजायरेबल प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, अनडिजायरेबल प्लांट जो हमारी इच्छा से नहीं, वो अपनी इच्छा से ही उग रहे हैं, कहीं भी उग जाते हैं. ठीक, तो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, में ग्रो नेचुरली, अपने आप ही उग जाते हैं, अलोंग विद द क्रॉप, अनाजों के साथ. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. अब आपको समझ में आ गया वीड्स क्या होते हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वीड्स की डेफिनेशन लिख लेनी है. ठीक, वीड्स वो होते हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं. ठीक, यानी कि अपनी मर्जी से उग जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. तो इनको भी हटाना जरूरी है ना, नहीं तो ये हमारे कहीं फैल गए, ज्यादा फैल गया तो हमारी फसल से ज्यादा तो यही उग जाएंगे, तो हम इनको थोड़ी ना खाएंगे, घास फूस थोड़ी ना खाएंगे. तो सफाई करना जरूरी है कि नहीं. तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. ये भी लिख लेना है आपको यहाँ से यहाँ तक. जब हम इन वीड्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वीडिंग कहते हैं. वीडिंग इज नेसेसरी. वीडिंग क्या है? नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrition, space and light. देखिए ये क्या करते हैं, वीड जो होते हैं ये क्या करते हैं. वीड हमें तो किसी काम का नहीं है वीड, लेकिन ये क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिशन तो ले ही रहे हैं, उग रहे हैं ना. तो यानी कि गेहूं की खेती के लिए अब न्यूट्रिशन कम हो गया है ना. जब ये पौधे ले लेंगे न्यूट्रिशन, तो और पौधों और अनाज के लिए तो हमारे लिए कम हो जाएगा ना. तो इनको हटाना जरूरी है. ये हमारी, ये देखिए फिर सनलाइट स्पेस भी घेरते हैं, जगह भी घेरते हैं ये सब. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. तो ये क्या करते हैं? अफेक्ट कर जाते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप को, रोक देते हैं यानी कि ग्रोथ करने में. सम वीड्स इंटरफेयर करते हैं इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनियस. और ये जहरीले भी होते हैं फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो इनको हटाना भी जरूरी है.
मान लीजिए आपने क्या किया, गेहूं के गट्ठर में वो वीड को भी क्या किया आपने, उसी में बांध दिया, उसी में पिसवा दिया सब कुछ, तो उसमें मिलके सपोज जहर हुआ उसमें, तो वो जानवरों के लिए भी हानिकारक है और इंसानों के लिए भी हानिकारक है। तो ये हमें देखना बहुत ही जरूरी है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे तरीके अपनाते हैं इनको कंट्रोल में करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, टिलिंग करते हैं बीज बोने से पहले। क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड द सॉइल। देखिए अब हम उसको उखाड़ देंगे या ट्रैक्टर चला देंगे तो वीड्स क्या होंगे, उखड़ जाएंगे, निकल जाएंगे और मिट्टी में क्या होंगे, मिल जाएंगे, यानी सूख जाएंगे। कुछ दिन बाद मिट्टी से जब जड़ से निकल जाएंगे तो सूख ही जाएंगे वहीं पे, और वो फर्टाइल कर देंगे जमीन को, खेतों को। तो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर और एंड सीड्स। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, जब आप बीज बोने जाते हो उससे पहले आप मिट्टी को जो क्या करते हो, टिलिंग करते हो, यानी कि से हल से या फिर ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं, जोतना बोलते हैं, ठीक। तो उसको क्या करते हैं, मिट्टी को एक तरफ करते हैं तो उसमें ये हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है उस टाइम कि वीड को क्या कर दो, रिमूव कर दो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। और उसमें क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं हम, यानी कि हाथों से खुरपी से काट दो, उसे हटा दो, उससे निकाल के रख दो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, देखिए यहाँ पर बता ही दिया गया है। सीड ड्रिल की हेल्प से भी कर लिया जाता है अप्रूट वीड्स। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल से भी हो सकता है, वीडिसाइड्स बोलते हैं जिसको, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो क्या, कि वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। लाइक एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो यहाँ पे लाइक 2,4D इस तरीके से दे रखा है। दीज आर स्प्रेड इन द, देखते हैं आप कभी स्प्रेड किए जाते हैं, किल द वीड्स को स्प्रेइंग करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, को डैमेज नहीं करते हैं, खतर मतलब खराब नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रेड इनटू द, जैसे अभी सैनिटाइजर हो रहा है ना, उसी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है किसको, पौधों को, अनाजों को, जिससे कि इसमें कीड़े ना लगे, इन्फेक्शन ना हो। ओके, देखिए ये कर रहे हैं स्प्रेइंग वीडिसाइड, स्प्रे कर रहे हैं ना। तो देखिए ये कैरेक्टर क्या बोलता है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट द पर्सन हैंडलिंग वीडिसाइड स्प्रे, नहीं नहीं कोई इफेक्ट नहीं करता है, इनको बता दिया हमने, ठीक, यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे शुड, अब देखिए अब वो कुछ ज़्यादा ही क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने ग्लव्स नहीं पहने, मुंह पे नहीं लगाया, तो वो थोड़ा सा केमिकल इफेक्ट कर जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सो दे शुड बी दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, उसको स्प्रे करना चाहिए, कवर नोज कर लेना चाहिए माउथ को ड्यूरिंग स्प्रे के टाइम पर। ओके, अब आते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिख लेना है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, यानी कि अब कटाई कर रहे हैं हम, पहले हमने क्या की, उससे पहले हमने बीज बोआ, फिर हमने छटाई की, छटाई मतलब उसमें से जो भी गंदगी, जो दूसरे पौधे थे उनको हटाया, फिर अब हम कटाई कर रहे हैं, अब उसको काट रहे हैं। तो इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, कट कर लेते हैं, इससे सिकिल से, ये बोलते हैं खुरपा है ना, इससे हम कट कर लेते हैं। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months लेता है, इतना बड़ा खेत होगा तो इतने महीने तो लेगा ही। तो हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज इधर डन मैनुअली, हाथों से ही की जाती है, बाय सिकल, और मशीन से भी की जाती है, कॉल्ड, मशीन को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर से की जाती है, ये रहा देखिए, ठीक। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, जब हार्वेस्ट कर दिए जाते हैं तो इनको अलग अलग करना भी जरूरी है, पता चला दाल चावल सब मिक्स कर दो, ठीक। नेक्स्ट है क्या, फ्रॉम द साफ, एक मिनट देख लेते हैं ऊपर कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं ऊपर कुछ नहीं छूटा। देखिए एक मशीन है ये,
थ्रेजिंग करते हैं फ्रॉम दिस चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेजिंग। अगर हम इससे करें तो ये प्रोसेस क्या होता है, थ्रेजिंग कहलाती है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन कहलाती है, विच इज इनफैक्ट अ हार्वेस्टर है एज वेल एज अ थ्रेजर भी है, यानी कि कटाई भी कर देती है और अलग भी कर देती है। कितनी अच्छी मशीन है ये, देखो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ से ऐसे काट देगी, यहाँ पे ले जाके गेहूं अलग कचरा अलग। ओके, ये बात है। देखिए यहाँ पर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में भी बताया गया है कि 3-4 महीने क्या किया जाता है, हार्ड वर्क मेहनत करने के बाद एक फेस्टिवल मनाया जाता है। यस, कि हमारी याद फसल उग गई है। कोई ना कोई त्योहार आ ही जाता है, होली, बैसाखी, दिवाली, ओब्वियसली हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद क्या आ जाता है, कोई ना कोई त्योहार आ ही जाता है। तो हमने कटाई कर ली है। अब देखिए, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, कुछ जो कचरा है, भूसा है, वो रह जाता है कहाँ, खेतों में। विच इज बर्न्ड बाय फार्मर्स, जो कि जला दिया जाता है, किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। पहली इज वरीड, पहली अब क्या है, वो चिंता में पड़ गई। सी नोज डैट इट इज कॉजेज पॉल्यूशन, कि ये क्या कारण है, ये पॉल्यूशन का कारण है। इट में ऑल्सो कैच फायर, ये आग भी पकड़ सकती है, एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड, डैमेज भी कर सकती है अगर हमने खेतों में अनाज छोड़ दिया तो फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड डू द सेपरेशन, तो इस क्या करता है कि जो फार्मर होता है वो थोड़ी सी जगह ले लेता है खेत में और वहां पर इनको अलग कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, विनोइंग कहते हैं। ठीक है, विनोइंग कहते हैं, जिससे कि ये जो कचरा है वो एक साइड इस तरीके से देखे यहाँ पर, है ना, ये अलग रहता है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ऊपर चलते हैं। तो ये फेस्टिवल के बारे में बता दिया था। अब आते हैं कटाई करने के बाद हमें स्टोरेज का, अब रखना अभी तो है, स्टोरेज मतलब रखना, तो स्टोर करते हैं अब हम। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट्स और रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम उनको संभाल कर रखेंगे, उनको क्या, उनको रखना ही चाहिए, ओब्वियसली रखना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक रखना है हमें। तो कहीं वो सील ना जाए पानी की वजह से, कहीं उसमें कीड़े ना लग जाए, कहीं चूहे ना खा जाए, तो उनसे बचाना भी तो है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, तो क्या करते हैं, इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग यानी कि बिना सुखाई उनको क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, दे गेट स्पॉइल्ड हो जाते हैं और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो यह कहने का मतलब ये है कि उन अनाजों को क्या करते हैं, पहले सुखाया जाए, खूब सुखाओ धूप में, ताकि अगर थोड़ा सा भी उनमें पानी है तो वो सूख जाए, नहीं तो बाद में क्या होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, सील हो जाते, सीलिंग पड़, मतलब कहने का मतलब वो उसमें कीड़े भी लग सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। तो मेकिंग दैम अनफिट फॉर अवर जर्मिनेशन, तो अनफिट नहीं करना है उनको, अच्छे से रखना है। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड, उनको सुखाया जाता है इन द सन में, टू रिड्यूस द मॉइस्चर को खत्म करने के लिए, जितना भी पानी है उसमें। दिस प्रिवेंट अटैक्ट बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, तो इनसे बचा लेती है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम ऐसा करते हैं, सुखा कर रखते हैं, तो किस चीज़ से बच जाएगी, फंगी नहीं लगेगी उसमें, बैक्टीरिया नहीं लगेंगे, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो नहीं लगेंगे। ये करेक्टर क्या कहते हैं, I saw my mother putting some dried neem leaves in the iron drum containing wheat. I wonder why. वो सोच रही है कि मेरी मम्मी ने क्या किया है कि जो ड्रम है उसमें नीम के पत्ते रख लिए हैं, है ना, उसमें गेहूं रखा था, उसमें नीम के पत्ते रख लिए। अच्छा, तो मैं सोचूं किस लिए रखे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी थोड़ा यूजफुल होते हैं, वो भी कीड़ों को दूर भगाते हैं, नीम की पत्तियां। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। कहाँ गया हो, चलिए देखते हैं आगे कितना रह गया है। अब अभी बहुत सारा रह गया है, नहीं अभी थोड़ा सा ही रह गया, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आई थिंक ये लास्ट पेज होगा। देखिए, सिलॉज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, देखिए कहाँ रखे जाते हैं ग्रेन्स को, ये इतने बड़े बड़े कंटेनर, सिलॉज बोलते हैं इनको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या गोडाउन में भी रखते हैं ऐसे कट्टों में, देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए कितने अच्छे से रखा हुआ है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन द गनी बैग्स बोलते हैं इनको, इन ग्रेनरीज। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन दी जूट बैग में, क्या करते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, मेटेलिक बिन्स में भी कर लेते हैं।
स्टील की जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं उसमें भी करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको लिख लेना है, जिससे कि वो क्या करते हैं, बच जाते हैं किससे, कीड़े मकोड़ों से, चूहों से। ड्राइड नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनसे भी वो बचाते हैं अगर हम नीम उसमें सूखी पत्तियां रख देते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये टेबल है, ये बताया गया कि मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फूड लिखना है और उसके सोर्स लिखने हैं। जैसे मिल्क है, तो मिल्क का सोर्स क्या है, मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ, बफेलो, गोट, ये सब। तो यहाँ पर कुछ और भी आप फूड लिख दो, इस तरीके से सोर्स लिख दो आप बस। After completing this table, you must have been that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish. कोस्टल एरियाज मतलब क्या होता है, कोस्टल एरियाज यहाँ जान लीजिए जो समुद्र के किनारे रहते हैं। तो समुद्र के किनारे सबसे ज्यादा क्या मारते हैं, मछली मारते हैं, मछली खाते हैं। कंज्यूम फिश, जैसे केरला साइड, साउथ साइड में देखिए आप मछली भात खाते हैं। एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट, उनका मेजर पार्ट ऑफ होता है, यानी मछली भात जब देखो यही खाते हैं। In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. तो हमने पढ़ा था ना लास्ट 6 क्लास में, 7 क्लास में, कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। We have just seen that process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing. तो हमने क्या पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन में, कि हम सेलेक्ट करते हैं सीड को, सोइंग करते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम, एनिमल्स को भी हम क्या करते हैं, अपने घरों में पालते हैं। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उनको खाना देते हैं, जगह देते हैं, एंड उनकी देखभाल करते हैं। व्हेन दिस इज डन, और जब ये हो जाता है ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो आपको ये कहाँ से कहाँ तक लिखना है मैं बता दूं, यहाँ से एनिमल रियर्ड एट होम, फार्म्स एंड दिस, तो ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो हमें फिश, मछली का तेल भी मिलता है, ऑयल मिलते हैं, वो बहुत ही विटामिन डी, मतलब हमें उससे विटामिन डी मिलता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो देखिए इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कीवर्ड्स हैं यहाँ पर देखिए, मैं लिखवा ही चुका हूँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लिखवा चुका हूँ, क्रॉप लिखवा चुका हूँ, फर्टिलाइजर लिखवा चुका हूँ। तो अब आपको जो बचे हुए हैं वो लिख लेने हैं, जो आपने लिख लिए हैं वो छोड़ देने हैं। एंड व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा, ये थोड़ा सा आपको खुद ही से पढ़ लेना है और समझ लेना है, देख लीजिए। ठीक, और आपको होमवर्क में करना क्या है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर मैं दिखलाऊँ आपको, select the correct option यहाँ पे बनना है। The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called, क्या कहलाते हैं वो आपको लिखना है। मैं नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी, आपको खुद ही जाकर देखना है और पढ़ना है, अच्छे से फाइंड आउट करने हैं आंसर्स। इसी तरीके से ये भी कर लेना है, मैच द फॉलोइंग विद 2 एग्जाम्पल्स। ओके, फिर यहाँ पे राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स, में ऑलरेडी आपको पढ़ाई, जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वीडिंग मैंने बता दिया, थ्रेसिंग बता दिया, सोइंग बता दिया, तो ये आप जाकर लिख सकते हैं। डिफरेंसेस हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर ही लिया, तो ये जरूरत ही नहीं है करने की। इरिगेशन भी अभी मैंने बता दिया, मेथड बता दिए, 2 मेथड लिखने हैं आपको। ठीक है, विच कंजर्व वाटर, जो कि वाटर कंजर्व करते हैं ज़्यादा। इफ वीट इज शोन इन दी खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस, ये आपको नहीं करना है, ये आप कर सकते हैं, आप खुद से अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड कंटिन्यूस प्लांटेशन, व्हाट आर वीड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिख लेना है। और यहाँ पर ये अरेंज कर लेना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं ना पहले, तो ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, नंबर से लिख लेना है, 1 2 सीरियल वाइज से लगा लेना है। तो ये है आपका होमवर्क, ये भी कंप्लीट कर लेना है बहुत अच्छे से ही। जो भी नोट्स होंगे आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और लास्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको होमवर्क का जब भी पता लगेगा जब बेल आइकन को क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट।